स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन में आपको एक नया टर्म पढ़ाया था, एसेट। व्हाट इज एसेट? ओके, अब हमें वो लिखाना है, लिखिए। अब एसेट का मीनिंग क्या होता है? मैंने एसेट्स के आपको जितने भी जितने भी सिम्टम्स थे एसेट्स के, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलो, अभी अपने को लिखना है। अब देखो स्टूडेंट्स, दो मिनट ध्यान देंगे। प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स ने क्या लिखा था, मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं। अगर वही मीनिंग अच्छी लगी तो अपन वही रिपीटेशन मोड पे कर देंगे, या तो फिर आपको कुछ नया क्रिएटिव होगा तो बताना। देखिए, प्रीवियस ईयर के बच्चों ने हमको एसिड्स का जो मीनिंग लिखा था काफी अच्छा था, एक्यूरेट था वो तो। और जो चेंजेस चाहिए थे मैंने करवा की थी उनको। देखो, एसिड का मीनिंग है यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ, एनी कमोडिटी इन बिजनेस, any commodity in business organization which ये क्या है? ये क्या लिखा उसने? ये लास्ट थी ये। कैप्टन खड़े करो वॉइस को, जो आवाज कर रहा है। लिखा है क्या इधर? दिखा। लाइफ होंगी, लाइफ उसने लास्ट है ना। Those commodity having life more than 1 year, it can be visible as well as invisible, and can be measured in the term of money that help is in the profit earning। नहीं, अब इसने एक वर्ड मिस किया यहाँ पे, सुनो। एनी कमोडिटी इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच एटलीस्ट होगा, एटलीस्ट विच एटलीस्ट whose life more than accounting period, mostly 1 year, and helps smoothing the business activities which directly या indirectly leads to earning profit. That commodity is termed as assets। चलो आप बताएंगे, वही कोई ट्राई करेगा। देखो, हमको बताना है ऐसी कमोडिटी, ऐसी कोई भी कमोडिटी, कमोडिटी यानी कोई भी चीज जो विजिबल हो या इनविजिबल हो, है ना। क्योंकि एसेट्स दो टाइप की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। चाहे विजिबल, चलो विजिबल इनविजिबल मत दिखाओ। ऐसी कोई भी चीज जिसकी लाइफ 1 साल से ऊपर हो बिजनेस के अंदर, और वो तुम्हें प्रॉफिट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुमको कमा के दे, और वर्किंग में स्मूथिंग दे, वर्किंग में, तो उस कमोडिटी को हम एसेट बोलेंगे। अब उसको बनाओ अपने हिसाब से, चलो।
हाँ बना, पहले बना ऑफिशियली। हाँ चल बता, सुनो तो उधर। ठीक है चलेगा। हाँ बजो तालिया। ठीक है, और कोई ट्राई करेगा? बिल्कुल बराबर था वो भी, कोई इशू नहीं है। बट देखो मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा थोड़े वर्ड्स भारी है तो उसको सब्स्टिट्यूट करो। और कोई ट्राई करेगा? हाँ बोलिए। यस वरुण। श्श्श, हाँ यहाँ के बैठो जना, कोई बजाओ। हाँ बोलो बोलो। ठीक है ये भी सही है। हाँ तो कॉमा का क्या कर सकते हैं ना, एक में कॉमा एक में एंड, चलेगा। अरे एक में कॉमा करके एंड कर सकते हैं ना, उसमें क्या हो रहा? स्टेटमेंट सरस्वती ना, उसमें क्या है? गर्ल्स में, हाँ बोलो। एनी लाइफ, लाइफ को आपने कवर नहीं किया ना। हाँ बोलिए। एंड प्रोवाइडिंग स्मूथिंग इन बिजनेस इज नोन एज एसेट्स। ठीक है ये भी अच्छा है। चलो लिखो, प्राची वाला अच्छा लग रहा है ये वाला, लिखो दे इधर। हाँ उसमें उसमें एक ऐड करो स्मूथिंग वाला पॉइंट। हाँ अभी बनाया है क्या? बता परी। श्श्श, चलेगा, ये भी चलेगा, दे दो ये भी। दोनों में से कोई भी लिखो, इम्प्लीमेंटेड है। तो अभी मैं ऑफिशियली कौन सी लिखाऊं? दो दो परी, लिखो एसिड्स। ओके लिखिए प्लीज। एनी कमोडिटी, अब कमोडिटी का मतलब क्या होता है मालूम है ना आपको? कोई भी फिजिकल थिंग। एनी कमोडिटी इन बिजनेस, इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स, अब वहां पे अस नहीं चाहिए। अस वर्ड कभी फॉर्मल लैंग्वेजेस में यूज नहीं होता है। वी और अस वर्ड जितना हो सके इग्नोर करना, ओके। विच गिव्स स्मूथिंग, स्मूथिंग इन द वर्किंग ऑफ वर्किंग, हाँ बस ठीक है। एंड हेल्प्स टू अर्न प्रॉफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चलेगा। लेकिन उसने भी एंड एंड दो बार लगाया है। एंड इट हेल्प्स लाइफ, कॉमा करके मोस्टली। ओके, any commodity in business organization which which gives smoothing,
smoothing in working, in working, working, working by increasing, by increasing efficiency, by increasing an efficiency. efficiency का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी. हम देखो, अभी देखो, मैं, मेरे पास ये एसेट्स है, तो मेरी मेरी काम करने की क्षमता बढ़ गई ना. अरे भाई, अगर ये एसेट्स ना होती थी तो मैं एक ही बैच में ठंडा हो जाता था. अरे भाई, सही है कि नहीं? थक जाता था ना मैं. लेकिन अब मैं कंटिन्यूस बैक टू बैक बैचेस ले पा रहा हूं ना, बिकॉज ऑफ ओनली दिस एसेट्स. गॉट इट क्लियर? तो इसलिए लिखा है हमने, एनी कमोडिटी इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स स्मूथिंग इन वर्किंग बाय इंक्रीजिंग इन एफिशिएंसी. हाँ, बराबर है, बराबर है, बराबर है. तो स्मूथ करें, स्मूथिंग इन वर्क, स्मूथ वर्किंग है ना, बराबर है. हाँ, स्मूथ, स्मूथ इन वर्किंग बाय इंक्रीजिंग, स्मूथ वर्किंग करें. अरे ठीक है यार, इट्स ओके, बना रहे. एनी कम्युनिटी इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स स्मूथ वर्किंग. आएगा, स्टेटमेंट बनेगा. ए, कंफ्यूज मत करो रहे. एक मिनट. नहीं, देखो, एनी कमोडिटी इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच गिव स्मूथिंग इन वर्क, स्मूथनेस. वर्ब है क्या? देखो तो, उसमें है क्या? हेल्पिंग वर्ब्स. और हटाना ही चाहिए नहीं मेरे को. विच गिव स्मूथ, एक मिनट, विच गिव स्मूथ वर्किंग by increasing an efficiency, efficiency लिखा आपने, बराबर है अभी. by increasing efficiency and helps to earn मैक्सिमाइजेशन इन प्रॉफिट, है ना. मैक्सिमाइजेशन इन प्रॉफिट, प्रॉफिट contributed directly or indirectly. ठीक है, contributed directly or indirectly. ठीक है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. indirectly, full stop. it has lifetime of more than
लाइफ स्पेलिंग बोलो, कितने भारी भारी वर्ड डालते रहे। लाइफ स्पैन, फिर उसके उसका लाइफ स्टाइल मैंने क्यों कम किया, फिर मैं लगा भाई रहेगा, तुम तो ये भाई लाया वर्ड, जान दो। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इट हैज लाइफ स्पैन ऑफ मोर देन 1 year, ओके। देखो मोर देन 1 year नहीं चाहिए, मोर देन एक मिनट रुको, मोर देन यहां पे चाहिए लाइफ स्पैन मोर देन, रुक रे भाई, मोर देन अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड यानी जो आप जिस दिन आप अकाउंट क्लोज कर रहे हो उस पीरियड के ऊपर चलना चाहिए, मोर देन अकाउंटिंग पीरियड, और ब्रैकेट में लिखो मोस्टली 1 year। जनरली अकाउंटिंग 1 साल की होती है, मोस्टली 1 year। तो जो भी एसेट्स आपके अकाउंटिंग पीरियड के ऊपर चल जाए, हर वो चीज जो आपके अकाउंटिंग पीरियड से ऊपर चल जाए उसको अपन क्या बोलेंगे, एसेट जिसकी लाइफ यानी अकाउंटिंग पीरियड से ऊपर हो। अब अगर अकाउंटिंग आप 6 महीने कर रहे हो तो 6 महीने के ऊपर चाहिए, और अगर आप अकाउंटिंग साल की कर रहे हो तो साल के ऊपर। क्लियर। जनरली जिस दिन फाइनल अकाउंट बना रहे होगे उस दिन देख लेना कि अपने पास कौन कौन सी चीजें जिंदा है अभी तक पढ़िए। हाँ तो इसलिए जनरली साल में एक ही बार अकाउंटिंग होती है। वो क्यों होती है, वो आगे एक नया कंसेप्ट है। अभी हमने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा है, पहला कंसेप्ट कौन सा है, इंटाइटी कंसेप्ट। आगे और बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो पढ़ने हैं अपने को। क्लियर पिक्चर। अब इंटाइटी कंसेप्ट क्या बोलता है, शिवांग बता खैर है, इंटाइटी कंसेप्ट क्या बोलता है, जल्दी बोल। ऐसा बिजनेस, बिजनेस तो बिजनेस होता है कोई भी। बेटा बिजनेस सब एक ही होते हैं, ये अजम्पशन है क्या, ओनली बोल। देखो एक बात सुनो, नॉलेज वो जो एक्सप्रेस करता है। तुम्हारे पास कितनी भी अंदर डिग्री आऊंगी, दैट डजंट मैटर। कोई तुमको घर आके डिग्रियों के बेसिस पर रेवेन्यूज नहीं देगा। नॉलेज वो जो एक्सप्रेस करता है, तो एक्सप्रेस करना सीखो। हाँ इंटेलिजेंस क्या बोलता है, अकाउंटिंग करते समय ये अज्यूम करो कि मालक अलग और दुकान अलग, और अकाउंटिंग हम दुकान की करते हैं ना कि, इसलिए मालक के पर्सनल अफेयर दुकान के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, और दुकान के अंदर जब मालक पैसा लाता है वो लायबिलिटी है। क्या है वो, अभी लायबिलिटी क्या है, तो आज हम उसी के ऊपर जाते हैं। चलिए क्लियर पिक्चर। हाँ ध्यान दो। अब एसेट समझ में आया, दूसरा टर्म सीखो लायबिलिटी, चलो निकालो। बता दिया ना, लिखा दूं क्या। देखो फॉर्मल नहीं, वो नहीं, ऑफिस में क्यों, क्योंकि कुछ एसेट्स के ऊपर लगने वाला खर्चा भी तो कैपिटल एक्सपेंस है ना, तो फिर मैं कैसे उसको ऑफिशियल लिखाऊं, समझा क्या तू। फिटिंग ऑन एसी चार्जेस क्या आएगा, चलो ओके क्लियर, यहां तक समझा तुमको कुछ अच्छे से। चलो अभी लिखो लायबिलिटी, अनदर टर्म। अब आज का सेशन लायबिलिटी के नाम, फिर बोलू आज का सेशन, सॉरी चलिए। हाँ ओके, अभी मैं पहले इंग्लिश में लिखाऊं कि समझाऊं, ठीक है सुनो अभी ध्यान दो।
देखो लायबिलिटी जितनी इंपॉर्टेंट बिजनेस के अंदर एसेट्स है उतनी इंपॉर्टेंट बिजनेस के अंदर लायबिलिटी भी है। अभी लायबिलिटी कंसेप्ट क्या है आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान दो बच्चा लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दो इधर। अब बच्चा लोग हम समझेंगे पहले व्हाट इज लायबिलिटी। ओके देखो लायबिलिटी का अगर मैं सिंप्लीफाइड करूं लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो लायबिलिटी का मतलब होगा कर्जा। कर्जा, कर्जा किसको बोलेंगे, यदि तुम्हारे दुकान को किसी को भी कुछ भी देना बाकी है, क्या है, तो वो पर्सन कर्जे की लिस्ट में आएगा, यानी हम तब कहेंगे कि तुम्हारी दुकान ने उस सामने वाले पर्सन से कुछ तो भी लिया है जिसको देना बाकी है, वो तुम्हारे लिए लायबिलिटी है। क्या है तुम्हारे लिए, लेकिन क्या, लेकिन लायबिलिटी जो है हम साल के बीच में कंसीडर नहीं कर सकते। अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के दौरान अगर तुम्हारी दुकान को किसी को कुछ भी देना बाकी है, कुछ भी, तो तब हम बोलेंगे कि वो जो पर्सन है वो अपना कर्जदार है और वो कर्जे को ही अपन बोलते हैं लायबिलिटी, यानी तब हम उस पर्सन को लायबिलिटी की लिस्ट में लिखते हैं। समझा आपको, क्लियर, पक्का क्लियर। अब याद करो P1 और P2 से अपन करते थे, अब याद करो P1 क्या बोलते हैं, अगर मुझे किससे कुछ भी लेना बाकी है तो वो डेबिट करो, और अगर किसी कुछ भी देना बाकी है तो अपन करते थे क्रेडिट। वो जो पर्सन जिसको अपन क्रेडिट करते थे P1 से, याद करो वो सारे पर्सन तुम्हारे कर्जदार रहेंगे, लेकिन कब, जब तक अगर उनकी पेमेंट साल के एंड तक नहीं होती है। अगर साल के पहले ही हो गई है तो नो लायबिलिटी, क्योंकि एसेट्स हो या लायबिलिटी हो दोनों साल के एंड में ही। और आपको अब किसको कुछ भी देना बाकी है, अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया, आपको कुछ देना बाकी है, तो वो पर्सन्स को हम बोलते हैं लायबिलिटी, सिंपल भाषा में। अब लायबिलिटी की लिस्ट में पर्सन भी आ सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी आ सकते हैं। क्लियर पिक्चर। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखो इंग्लिश में बना के दिया है उसने, ध्यान दो बच्चा लोग, समझो इस चीज को। आप अब इंग्लिश में इसने बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लिखवाया था मैंने पिछली बार, एनी अमाउंट ऑफ मनी, एनी अमाउंट ऑफ मनी और एनी अदर थिंग, और एनी अदर थिंग, देखो क्या बोल रहा वो, एनी अमाउंट ऑफ मनी और एनी अदर थिंग विच इज पेबल टू समवन, विच इज पेबल टू समवन। पेबल यानी मालूम है क्या होता है, गिवेबल। गिवेबल को मैंने आपको याद करो लिखाया था वर्ड पेबल, पेबल टू समवन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। लिखा आपने, लिख के दू, लिख लो। आज हम लायबिलिटीज के लिस्ट में जाएंगे और मालक का पैसा क्यों कर्जा होता है वो आज हम समझेंगे। देखो मालक का पैसा भी बिजनेस के अंदर कर्जा है एंटाइटी कंसेप्ट से, वो क्यों कर्जा है हम देखेंगे। आज के बाद लायबिलिटी बोले तो क्या होगा, हाँ वेरी गुड। देखो तो बच्चा लोग सुनो, मैं लायबिलिटी का मीनिंग लिख के दे रहा हूं तुमको, लिखो पहले। आज यहां से जाओगे सबको लायबिलिटीज कितने टाइप की होती है, क्या क्या होता है लायबिलिटीज, कौन से पैसे को लायबिलिटी बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये सब चीजें आज आपको समझ आएगा। any amount of money और थिंग, यानी अगर कोई चीज देनी बाकी होंगी तो भी चलेगा, और एनी अदर थिंग। अब थिंग का मतलब होता है कमोडिटी, विच इज पेबल, which is payable
पेबल का मतलब क्या होता है? देना बाकी है किसको भी, हाँ लिख लो ब्रैकेट में लगे तो। पेबल टू समवन, टू समवन at the end of the accounting period, accounting period, accounting period, that amount, that amount or thing is considered as a liability, as a liability for the business, for the business organization, right? समझा क्लियर? यानी इन शॉर्ट, साल जिस पीरियड की आप अकाउंटिंग कर रहे हो उस पीरियड के एंड तक के अगर तुम्हें जिन जिन लोगों को देना बाकी है, तुम्हें नहीं, तुम्हारी दुकान को, तुम्हारी, क्योंकि अकाउंटिंग किसकी होती है? दुकान की। तो साल के एंड में उन सारे पर्सन्स को कर्जों की लिस्ट में डाल देना, तब तुम्हारी दुकान कहेंगी कि हमारे ऊपर इतना कर्जा है। और कर्जे को इंग्लिश में बोलते लायबिलिटी, सिंपल भाषा में। क्लियर पिक्चर, समझ में आया? अब जितनी भी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज वो दो कैटेगरी में डिवाइड की हुई है, दो कैटेगरी और तीन टाइप्स में। फिर बोलू, जितनी भी बिजनेस की, दुकान की जितने भी कर्जा है, दुकान जब कर्जा लेता है, आप ये तो मानते हो कि कर्जा लेना ही पड़ता है दुकान के अंदर, बिकॉज क्रेडिट इज कंसीडर्ड एज द सोल ऑफ द बिजनेस, बोला गया है। तो दुकान के अंदर जिन जिन लोगों को तुम्हें देना बाकी है, तुम्हारी दुकान को जिन जिन लोगों को देना बाकी है अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक के, देवेश, उसको अपन क्या बोलेंगे? तब हम कहेंगे तुम्हारी दुकान के ऊपर इतना अमाउंट का कर्जा है, और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? तो अगर सिंपल भाषा में लायबिलिटी का मतलब वो तो कर्जा, क्या हुआ अपना? हाँ, अब दुकान के जितने भी कर्जे वो दो क्राइटेरिया में डिवाइड है। लिखो पहला, अब लायबिलिटीज के दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए। पहला, इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी, ये इंटरनल लायबिलिटी किसने पैदा की? बोलो, एंटाइटी कंसेप्ट ने। और दूसरा आता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब इसको समझाऊंगा, ध्यान दो, समझो इसको। हाँ, पहले बताओ लायबिलिटी का मतलब समझा? अब दुकान के अंदर कितने प्रकार के कर्जे होते हैं अपन पहले अभी वो देख जा रहे हैं, ध्यान दो। देखो, तुम्हारी दुकान के ऊपर जितना भी कर्जा है, जितना भी कर्जा, वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। बोलो कौन सी? एक तो इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। अब इंटरनल लायबिलिटी किसे कहते हैं? सुन लो, ध्यान दो, समझो इसको। हाँ, जब भी ध्यान दो, समझो इस चीज को। इंटरनल लायबिलिटी एक्चुअली कोई होती नहीं है, वो एक फिक्टिशियस लायबिलिटी है। क्या है वो? अजम्पशन बेसिस पर पैदा की हुई लायबिलिटी है। और वो अजम्पशन किसने लाया है? एंटाइटी कंसेप्ट ने। अब देखो, एंटाइटी कंसेप्ट क्या बोलता है? मैंने क्यों एंटाइटी कंसेप्ट के अंदर ये पार्ट खींचा बताओ? एसेट लायबिलिटी तो अलग पार्ट था, लेकिन फिर भी मैं तुमको एंटाइटी कंसेप्ट में क्यों लाया? क्योंकि जब तक के मैं तुमको लायबिलिटीज नहीं पढ़ाऊंगा तब तक एंटाइटी कंसेप्ट अच्छे से समझेगा नहीं, क्योंकि एंटाइटी कंसेप्ट ने लायबिलिटी को पैदा की हुई है। कौन सी? ये इंटरनल लायबिलिटी। अब इंटरनल लायबिलिटी किसके कहते हैं? समझा दो। जब भी देखो, एंटाइटी कंसेप्ट क्या बोलता है? बोलो, अकाउंटिंग करते समय ये अज्यूम करो मालक अलग और दुकान अलग। दुकान को एंटाइटी कंसेप्ट ने सेपरेट आइडेंटिटी दे दी,
यानी दुकान एक अलग पर्सन है और मालक एक अलग पर्सन है। अब जब मालक अलग पर्सन है तो मालक बोलता है भाऊ अगर मैं अलग ही हूं तो मेरे को अलग ही मान रहे हो अकाउंटिंग का समय, तो ठीक है मैं जो दुकान के अंदर ला रहा हूं दुकान को बोलो वापस दे। सही कि नहीं? अगर भाई ये मेरी दुकान है, सपोज ये मेरी दुकान है, अब ये मेरी दुकान है और मैं एक अलग इंसान हूं, तो दुकान के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया, क्योंकि मालक के इन्वेस्टमेंट के बिना दुकान खुलता ही नहीं है, याद करो। अरे भाई कोई पूछता तुमसे नई दुकान तुम खोलते तो तुमसे कोई पूछता भैया कितना लग गए, तो क्या बोलते 8 लाख लग गए, 10 लाख लग गए, या 8 लाख 10 लाख दुकान को तुमने दिया कि नहीं दिया? तो अकाउंटिंग का एंटाइटी कंसेप्ट क्या बोलता है, अकाउंटिंग करते समय ये अज्यूम करो मालक अलग और दुकान अलग। अब जब मालक की आती जान पे बोलती मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, ठीक है अगर मैं अलग हूं तो दुकान को बोल दे मेरा इन्वेस्टमेंट कब दे रहा। भाई अगर तुमने अलग ही बोल दिया मेरे को, भाई मेरी दुकान अगर मेरी नहीं तो किसी की, पड़ोसी की, पता नहीं किसकी, लेकिन तुम अगर मान के चल ही रहे हो अलग हो अकाउंटिंग का समय, तो दुकान को बोल कि मुझे कब वापस देगा पैसा। सही कि नहीं? ऐसा सही है कि नहीं? तो इसलिए ये मालक बिजनेस के अंदर जब कुछ भी लाता है, कुछ भी इन्वेस्ट करेगा कुछ भी, तो वो बिजनेस के लिए कर्जा बन जाता है। और वो कर्जा कौन सा? इंटरनल लायबिलिटी। इसलिए ओनर की जो इन्वेस्टमेंट है वो एंटाइटी कंसेप्ट बोलता है कि एज ए लायबिलिटी लिखो। और इसलिए आप देखो जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तो ओनर का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको लायबिलिटी के अंदर दिखेगा। नहीं समझा? देखो सिंपल है, मैं 10 लाख रुपए खर्चा करके अपनी दुकान खोलता हूं। ये देखो 10 लाख रुपए लगा के दुकान को दिया मैंने, ये ले दुकान, और दुकान शुरू की, ये सोचकर कि दुकान तो मेरी है, लेकिन अकाउंटेंट बोलता है नो नो भाऊ आप अलग हो और तुम्हारा दुकान अलग है, दुकान को एक सेपरेट आइडेंटिटी देनी पड़ेगी अगर तुम्हें दुकान की प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करनी है तो। पूछो क्यों? क्योंकि अपने मालक के और अगर दुकान के ट्रांजैक्शन मिक्स कर दिए तो ना घर के रहेंगे ना घाट के, क्योंकि बिजनेस में मालक कुछ अलग अफेयर करता है और अपनी पर्सनल लाइफ में मालक कुछ अलग एक्टिविटी करता है। तो अगर हमने एक भी एक्टिविटी मालक की पर्सनल लाइफ की भूल गए और दोनों को मर्ज किया तो जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट मिलेगा ही नहीं। तो बताओ ऐसे कौन सी अकाउंटिंग जो हमें रिजल्ट ही ना दे, क्योंकि बिकॉज अकाउंटिंग इज कंसीडर एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो इसीलिए 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 अकाउंटिंग करते समय यह अज्यूम किया गया है कि मालक अलग और दुकान अलग, और इसलिए हम अकाउंटिंग दुकान की करते हैं ना कि मालक की। अब जब दुकान अलग हुआ और मालक अलग है तो मालक ने जो पैसा लाया लगाया, मालक ने जो भी बिजनेस को दिया, वो बिजनेस का काम है कि उसको वापस करे। वो क्या करे? वो तो वो एक प्रकार से बिजनेस के लिए अमानत का पैसा है। क्या है वो? और इसलिए ये बिजनेस के लिए वो कर्जा बन जाता है। इसलिए मालक जब कुछ भी लाएगा तो वो बिजनेस के लिए कर्जा है। क्या है? ओनली वो। अब ये कर्जा बिजनेस ने कहीं बाहर से लिया क्या? किससे लिया? ओनर से लिया, इसीलिए उसको इंटरनल लायबिलिटी बोला जाता है। लेकिन जब तुम्हारी दुकान बाहर से थर्ड पार्टी से कर्जा लेंगी, किसी से भी, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन क्यों ना हो, तो तब हम उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। आप समझा क्या? यानी इंटरनल लायबिलिटी का जो बनावट हुआ वो किसने पैदा किया? एंटाइटी कंसेप्ट ने। यहां तक आया? समझो? क्लियर? पक्का? अच्छे से? हाँ। अब एक और बात मैं अभी डालना चाहूंगा जो मैं आपको एंट्रीज में कराऊंगा। अब एंटाइटी कंसेप्ट बोलता है कि अकाउंटिंग करते समय ये अज्यूम करो मालक अलग दुकान अलग, तो इसलिए हम अकाउंटिंग दुकान की करते हैं ना कि मालक की। और इसलिए इसलिए ओनर अपने पर्सनल अफेयर को बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन जब ओनर बिजनेस को कुछ देता है तो उसको एक नाम है कैपिटल। क्या नाम है? और जब ओनर कुछ भी निकालेगा तो उसके लिए एक ही नाम है ड्राइंग। और ये दो नाम से अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शंस बनाया जाता है। और आप जब फाइनल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल वर्ड ओनर की इन्वेस्टमेंट जो कहलाता है वो आपको बिजनेस के अंदर लायबिलिटी में दिखेगी।
और आपने कई बार कैपिटल के नाम से टैली वाले बच्चों ने एंट्रियां भी मारी होंगी। ओके, लेकिन ये कैपिटल पैदा कहां से हुआ वर्ड ये नहीं बताया। तो कैपिटल पैदा वर्ड हुआ है एंटाइटी कंसेप्ट से। अब डायरेक्ट तुमको डे 1 पे मैं भी कैपिटल के नाम पे एंट्री करता था तो वही मेरे नाम से भी चिढ़ खाते थे तुम कि सर सब रटा रहे चलाओ। तो इसलिए एक एक चीज अगर तुमको डीपली पढ़नी है तो उसका उसका बनाने का पीछे कोई कंक्लूजन है, वो रीजन पहले तुमको जाननी पड़ेगी, तब तुम एक्सपर्ट बनोगे अकाउंटिंग के अंदर। आ रहा कुछ समझ में तुमको क्लियर? तो इसलिए 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 ओनर के लिए बिजनेस के अंदर दो ही टाइप के ट्रांजेक्शन बनाए। पहला कैपिटल या तो ड्राइंग। अब कैपिटल और ड्राइंग है क्या, जब मैं आपको एंट्री करवाऊंगा तो अच्छे से और डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब तुमको सिर्फ लायबिलिटीज के टाइप पढ़ा रहा हूं वो समझ लो। तो आपने क्या सीखा बताओ? अच्छा ये लायबिलिटी टाइप तुमको अभी नहीं, अक्खी लाइफ अभी काम में आएंगी तुमको, यानी पूरी लाइफ। अब पूरी लाइफ तुम कॉमर्स की जर्नी जो चलोगे ना बच्चे लोग, उसमें ये जिंदगी पर तुमको अब यही है सब कुछ। समझ में आ रहा कुछ तुमको? हाँ, तो अभी ध्यान दो बच्चा लोग। अच्छा, और सीए फाउंडेशन एंट्रेंस टेस्ट में जो भी ये पूछा जाएगा याद रखना, डोनर्स इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज अ इंटरनल लायबिलिटी बाय विच कंसेप्ट डैश, बोलो। हाँ, तो तीनों ऑप्शन रहेंगे, चार ऑप्शन दबाना एंटाइटी को। समझा क्लियर आपको? और ये क्या है? ओनली अजम्पशन। क्या है? ओनली है। यहां तक क्लियर? समझा आपको अच्छे से? तो कर्जे कितने प्रकार के होते हैं बिजनेस के अंदर? दो, यहां तो अंदर के, यहां तो बाहर के। जब बिजनेस ने अंदर मालक से कुछ मांगा, ए मालक तू लगा ना इन्वेस्टमेंट मेरे ऊपर, ऐसी दुकान तुम्हारी बात करती है अगर, तो मालक अगर देता है तो मालक बोलता है वापस कब देगा तू मुझे बता, क्योंकि अगर मैं अलग हूं और दुकान तू अलग है तो भैया मेरा पैसा तो एक प्रकार का तेरे पास कर्जा ही है ना, अमानत के तौर पर ही है ना, इसलिए मालक का पैसा बिजनेस के अंदर इंटरनल लायबिलिटी होती है। समझा आपको क्लियर? यानी आज के बाद मालक जो भी पैसा लगाएगा ये बिजनेस की जिम्मेदारी है कि उसको वापस करे। आ रहा समझो कुछ तुमको? और जो अरे आ रहा क्या, आप बिजनेस में लगाते ही इसलिए ना पैसा ताकि तुमको रिटर्न निकले, वापस निकले, थोड़ा थोड़ा करके हर बार तुमको वापस देता ना वो प्रॉफिट के तौर पे। और जो दुकान नहीं दे पाता वो मालक बोलता है दुकान लगा चला चल, वो दुकान बंद हो जाती। क्या होती फिर? अरे आ रहा क्लियर तुमको? अब आते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी क्या? जब भी दुकान तुम्हारी ओनर को छोड़ के बाहर से किससे भी कर्जे पे लेगा, किससे भी कर्जा लिया और अकाउंटिंग पीरियड तक पे नहीं किया अभी तक, तो उसको अपन बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी दो कैटेगरी में आती है, लिखो बच्चे लोग। किसको नहीं समझ रहा? कोई भी बच्चा, अगर सिंगल बच्चा भी छूट रहा है तो बोलो। समझ में आ रहा तुषार? हाँ बोल बेटा, क्या नहीं समझ में आ रहा है? इंटरनल लायबिलिटी को सुन ले, ध्यान दो। देख, अब ये मेरी दुकान है, दुकान को मैंने 8 लाख रुपए लगा के दुकान खोली, 8 लाख रुपए नकदी मैंने दुकान के लिए खर्चा किया और ये दुकान मैंने खोली। अब अकाउंटिंग ये सोच के खोली कि दुकान तो मेरा है, बराबर कि नहीं? लेकिन अकाउंटेंट बोलता है भैया दुकान आपका है, मानता हूं, लेकिन यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि दुकान आपका नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर दोनों को मिक्स कर दिया तो ना एक भी हम अकाउंटिंग कर नहीं पाएंगे बराबर, क्योंकि ओनर अपने निजी भी पर्सनल एक्टिविटी बहुत करता है और दुकान की भी करता है, तो अगर दोनों को मिक्स कर दिया तो हम कहीं के भी रहेंगे नहीं, बराबर कि नहीं? तो फिर हुआ क्या, सुनो। तो दुकान जब मेरी अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलता है, एंटाइटी कंसेप्ट बोलता है कि अकाउंटिंग का समय ये अज्यूम करो मालक अलग और दुकान अलग, बराबर कि नहीं? और दुकान को एक सेपरेट पहचान दी गई है। क्या दी गई है? तो जब मेरी दुकान मेरी है ही नहीं तो किसकी है? तो बोलती है अलग अपने आप चल रही है। तो अगर अपने आप चल रही है भैया दुकान तो ठीक है, तो मेरा जो अमाना 8 लाख रुपए है वो क्या? तो बोलेगा दुकान मेरे को वापस है ना, तो फिलहाल तू कर्जा लिख। क्या लिख तू डाल? तो इसलिए मालक का पैसा बिजनेस के अंदर कर्जा माना गया है। अब वो पैसा कहीं बाहर से आया क्या? ये आपस की बात है, किसकी? मेरी और दुकान की। आखिर है तो हम एक ही, ये तो हम सब अज्यूम कर रहे, क्या कर रहे? तो इसलिए इसको इंटरनल लायबिलिटी बोला गया है। समझा आपको क्लियर? हाँ बोलो, समझा अभी? तो इसलिए यहाँ पे ये ओनली अजम्पशन बेस है। क्या ओनली है? इंटरनल लायबिलिटी कुछ होती भी क्या नहीं,
सिर्फ बनाया गया है क्योंकि अगर हमने दोनों को अलग नहीं किया, हमने दोनों को अलग नहीं किया तो हम एक की भी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। और इसलिए अकाउंटेंट जो सोचता है रूल्स, वो दुकान के हिसाब से सोचता है, ना कि मालक के हिसाब से। आप समझा? हाँ। अब बाहर का कर्जा दो टाइप का होता है, सुनो। पहला, अच्छा इंटरनल लायबिलिटी किसको बोलोगे? ओनर्स इन्वेस्टमेंट लिखो। ओनर्स ने कुछ भी लाया पैसा, उसको बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटी। अब ओनर इन्वेस्टमेंट के तौर पे कैश ही नहीं कर सकता भैया, वो कोई भी कमोडिटी भी कर सकता है। कैसे? पूछ कैसे? मैं दुकान चला रहा हूं कपड़े की, मेरे मेरे कस्टमर आ रहे, बोलते आए गर्मी आए गर्मी आए गर्मी, और बोलते अरे बाप रे गर्मी हो रही, कस्टमर को ये तो रुकेंगे ही नहीं, बराबर कि नहीं? तो मेरे घर में एसी है, मेरे घर में एसी थी, मैंने कहा मम्मी दुकान में ना वो कस्टमर को गर्मी हो रही है, तो मम्मी बोलती है अरे ठीक है ना, एक काम कर, ले मत एसी, नहीं तो ये घर की एसी दुकान में ले ले, लगा दे। फिलहाल घर में जुगाड़ होता है ना, घर में अपन रह लेते कैसे भी। फिलहाल प्रायोरिटी किसको देंगे? जहां से कमा रहे, बराबर कि नहीं? तो जब मालक ने अपनी घर की एसी निकालकर दुकान को दिया, तो अब बताओ दुकान का काम क्या है? यहाँ तो एसी का पैसा दे दुकान मालक को, यहाँ तो एसी दे बदले में। तो अभी फिलहाल तो दुकान को कुछ तो भी देना बाकी है मुझे, तो वो बिजनेस के लिए कर्जा। क्या हो गया वो? कि कर्जे की डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है देखो, एनी अमाउंट ऑफ मनी और एनी अदर थिंग। कोई भी चीज भी अगर तुम्हारी दुकान को मिल रही है तो भी अगर किसको देना बाकी है दुकान को तुम्हारी, तो वो कर्जा है। क्या है वो? याद रहेगा अभी। तो जरूरी नहीं कि मालक पैसा लाए वही कर्जा, नहीं नहीं, मालक घर से उठा के कुछ भी लाए दुकान के अंदर, वो दुकान का काम है, उसको वापस करना है भैया, क्योंकि दुकान अलग है और मालक। ये एंटाइटी कंसेप्ट बोलता है। समझा अभी एंजल? अभी कोई डाउट है तो पूछो। देखो अभी पूछो, आगे चल के पिक्चर आगे बढ़ेंगी, मेरे को नहीं पूछना कुछ भी, मैं बाउंडेड नहीं हूं कहीं पे। हाँ अभी तुम 10 बार पूछो ना, मैं रेडी हूं। हाँ बोलो नीरज बच्चा, बोलो। बेटा लायबिलिटी दोनों ही होता, मनी या कमोडिटी। मैंने इसलिए ये लायबिलिटी का मतलब यूनिवर्सल लिखाया, जिसमें टाइप भी कवर हो गया, वो टाइप भी। समझा? क्लियर आपको? अब आते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। ध्यान दो, अब बिजनेस के अंदर जो बाहर का कर्जा होता है ना, दुकान, तुम्हारी दुकान जो बाहर वालों से कर्जा लेती है, वो दो कैटेगरी में होती है। पहली होती है सिक्योर्ड लायबिलिटी। लिखो रे भाई, ये सब तुमको आगे काम में आएगा। और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। सुनो क्या होता है, ये सबका मीनिंग तुमको लिखना है बना के, याद रखना ये। हाँ सुनो, अब इंटरनल लायबिलिटी कैसे बनाओगे बताओ? इंटरनल लायबिलिटी कैसे बनाओगे? मीनिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी और कमोडिटी इन्वेस्टेड बाय ओनर, इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट अमाउंट ऑफ मनी और कमोडिटी इज नोन एज लायबिलिटी। चलेगा? बोल सकते हो आप, चलेगा बोल सकते हो। हाँ आगे बढ़ू? बोलो आगे बढ़ू क्या? अब देखो, घर का कर्जा तो मालूम पड़ गया, मालक और दुकान की बात हो गई, लेकिन अब बाहर का कर्जा, जो बाहर का कर्जा, अब बाहर का कर्जा जितना भी होगा, जितना भी हो, दो कैटेगरी में बढ़ते हैं। पहला सिक्योर्ड, दूसरा अनसिक्योर्ड। अच्छा अब मैं इनका तीनों का नाम चेंज कर रहा हूं, बस मेहरबानी करके अपने टैली वाले सर को नहीं पूछना। पूछो क्यों? उसको ये नाम नहीं पता, फालतू मेरी फजीती हो जाएंगी। वो पिछले बार बच्चों ने पूछा था उसको कि सर हमारे सर ने बोला कि लायबिलिटी के नाम से, तो ऐसी कोई लायबिलिटी होती नहीं। सर आपको क्लियर? हाँ। अब देखो, इंटरनल लायबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी। क्या बोलते बच्चे लोग? बिजनेस की लैंग्वेज में कभी इंटरनल लायबिलिटी आवाज नहीं आएंगी। जब दो व्यापारी बात करेंगे ना, फॉर्मल वाले, तो वो फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी बोलते हैं। यानी मालक का पैसा बिजनेस के अंदर पहला कर्जा, ऐसा बोला जाता है। मालक का पैसा बिजनेस के अंदर पहला कर्जा, मालक की इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर पहला कर्जा। सिक्योर लायबिलिटी इज नोन एज सेकेंड पार्टी लायबिलिटी।
और अनसिक्योर लायबिलिटी इज नोन एज थर्ड पार्टी लायबिलिटी। अब ये आपको जो लायबिलिटी के नाम दिए नए वाले, ये आपको गूगल में नहीं मिलने हैं, ये व्यापारी लोग बात करते हैं, है ना। तुमको प्रैक्टिकल बेस सीखना है कि नहीं सीखना है? फिर तो दोनों करना पड़ेगा ना बच्चे लोग। तो आज के बाद मैं भी कोई इंटरनल लायबिलिटी, सिक्योर लायबिलिटी, अनसिक्योर लायबिलिटी नहीं बोलूंगा। फर्स्ट पार्ट लायबिलिटी, सेकेंड पार्ट लायबिलिटी, और मालक का पैसा बिजनेस के अंदर पहला कर्जा, याद रहेगा। हाँ, अब व्हाट इज सिक्योर लायबिलिटी? सिक्योर लायबिलिटी समझ में आ गया कि फ्री में सेकेंड पार्ट लायबिलिटी समझ में आ गई, यानी वही होता है। हाँ समझो। अब देखो सुनो, जब भी दुकान 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 बाहर से कर्जा लेगा, बाहर से बोले तो मालक को छोड़ के, ठीक है, बाहर से कुछ लेगा अमानत के तौर पे जो उसको वापस देना है, और उस दुकान ने बाहर से कर्जा लिया किसी भी पर्सन से बोलो या आर्टिफिशियल पर्सन से बोलो, और बदले में उसने अपनी एसेट मॉर्गेज रखी है। मॉर्गेज क्या रखी है? और वो एसेट की वैल्यू ज्यादा है उसके लोन अमाउंट से। गिरवी रखना, मॉर्गेज का मतलब गिरवी रखना क्या होता है? तो तब हम उसको बोलेंगे कि तुम्हारे दुकान ने कौन सा कर्जा लिया? सेकेंड पार्टी कर्जा लिया, जिसको हम बोलते हैं सिक्योर लायबिलिटी। याद रहेगा? अब एग्जांपल दूं। सपोज क्या हुआ, सुनो, मैंने मालक, देखो सुनो, अब मालक और दुकान बात करती है भला अग्रीमेंट के तौर पे। भले दुकान एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन वो बात करती है अग्रीमेंट के तौर पे। ध्यान दो इधर, अभी मैं आपको पूरी पिक्चर समझा रहा हूं, समझो हाँ चीज को। मैं इसको एंट्रीज में लाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन पहले समझ लो बात को। अब सुनो, सपोज क्या हुआ, मैंने 8 लाख रुपए अपने सेविंग्स से निकाल कर एक दुकान खोली कपड़े की। जितनी मेरे पास सेविंग थी सब लगा डाली। मानते हो कि नहीं? दुकान की भूख मिट रही थी नहीं, दुकान तो खुआ है। क्या है? आप देखो, पापा से पूछो, दुकान बोले तो जितना पैसा लगाओ उतना कम, बराबर है कि नहीं? हाँ, दुकान खुआ है। हाँ? पैसों के मामले में जितना डालोगे उतना कम ही पड़ता। हाँ, इधर देख भाई। हाँ, तब हुआ क्या, अब दुकान को और पैसे चाहिए। मेरा दुकान मेरे को मत देख, जितना दे दिया तुमको मैंने। अब बोलता ये 8 लाख रुपए कब देगा वो बता मुझे तू, सही कि नहीं? दुकान बोलता और चाहिए, इतने में काम चल रहा। अब बताओ, अगर दुकानदारी रुक गई तो काम रुक जाएगा ना मेरा, वो 8 लाख रुपए भी मेरे लॉस जाएगा ना। अब दुकान आधा हो गया, आधा और बाकी है, यानी और माल भरना है। सीजन आ रही, सीजन क्या आ रही? सीजन में डिमांड बढ़ जाती है हमारी, याद है तुमको? हाँ, तो सप्लाई बढ़ाना पड़ता है। अब माल खरीदने के लिए पैसे ही नहीं, जितने थे ले लिए, सब लगा डाला, लेकिन इतने में कुछ नहीं हो रहा। अब मैं गया मेरी दुकान के लिए, मैं गया मालक सार्थक के पास, और सार्थक बहुत धनी आदमी था, पैसे से। हाँ, और सार्थक बोला, सार्थक फिलहाल मेरी दुकान को कर्जा दे रहा क्या? अब दुकान देखो, दुकान के लिए मालक बात करता है थर्ड पार्टी से, याद रखना। हाँ? सुन लो, समझो इस चीज को, ध्यान दो। तो मैं गया दुकान के लिए, कहां पे? सार्थक के पास। सार्थक बोले, सार्थक फिलहाल मेरे को दुकान को 5 लाख रुपए और चाहिए, ब्याज पे, इंटरेस्ट पे, देगा क्या? तो बोला मैं देता, लेकिन तुम मेरे पास कुछ गिरवी रखो। क्या रखो? गिरवी रखो, लेकिन गिरवी जितनी रखोगे उससे 70% ही अमाउंट दूंगा कर्जे पर। समझी कुछ तुमको? यानी उसने क्या बोला, ए आपस में ये पीछे जो आवाज बातें आ रही ना, ये मैं एक बार ये कंसेप्ट लेकर दूं, फिर तुमको पकड़ता बराबर क्या चीज हूं मैं, दिखाऊंगा तुमको मैं। हाँ देखो इधर। तो अब मैं इसके पास गया, मतलब अरे गिरवी रखने को बोल रहे हैं, सार्थक भरोसा नहीं किया। बोला भरोसा नहीं यार। अरे सही है ना, आज के दौर में कलयुग में भरोसा करना भी नहीं किसी पे, आज सगा भाई किसी का नहीं। तो बोला, सार्थक ने बोला कि ठीक है काम करो, आप मेरे पास कोई भी एसेट गिरवी रखो दुकान की,
मैं आपके दुकान को कर्जा दे रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैं दुकान का एक गोडाउन लिया था। क्या लिया था? गोडाउन, दुकान के लिए गोडाउन। उसके डॉक्यूमेंट गिरवी रखे। अब वो गोडाउन की जो वैल्यू है, आज की मार्केट वैल्यू है 8 लाख रुपए। कितनी है? और 8 लाख के हिसाब से 5 लाख तो मिल जाएंगे। मैंने बोला, तो मैंने 8 लाख के डॉक्यूमेंटेशन उसके पास गिरवी रखे। अब गिरवी रखना वो तो ऐसा नहीं कि मैं यूज नहीं कर सकता, भैया यूज कर सकते हो, लेकिन आप उसको बेच सकते नहीं हो, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट किसके पास पड़े, राइट्स किसके पास है, आप यूज करो ना, चलेगा। आ रहा को समझ में? तो मैंने दुकान का एक गोडाउन मॉर्गेज रखा। मॉर्गेज यानी गिरवी। क्या होगा? आज के बाद जब भी मॉर्गेज हुआ वर्ड, तो यानी गिरवी हुआ। क्या हुआ वो? तो 8 लाख रुपए का गोडाउन दुकान का रखकर, गिरवी रखकर, मैंने उससे 5 लाख रुपए दुकान के लिए लिया और माल भर के सीजन में शुरू किया धंधा। तो बताओ वो 5 लाख रुपए दुकान के लिए क्या हुआ? कर्जा हुआ। कर्जा हुआ, मानते हो कि नहीं? कर्जा हुआ। लेकिन वो कर्जा कौन सा? मालक से आया। मालक तो मैं हूं, सार्थक कौन है? बाहर वाला आदमी कौन है? तो वो तो एक्सटर्नल लायबिलिटी हुई। लेकिन एक्सटर्नल लायबिलिटी में कौन सी? सिक्योर की अनसिक्योर्ड? सिक्योर्ड। पूछो क्यों? क्योंकि उसने 5 लाख रुपए सार्थक ने दिया कर्जा, लेकिन उसने 8 लाख रुपए का दुकान भी तो गिरवी रखा अपने पास। तो तब जब कोई ऐसी लायबिलिटी उठाई जाती है जिसके लिए आप अपनी एसेट्स को, फर्म की एसेट्स को मॉर्गेज करते हो, और उस एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होती है तुम्हारी लायबिलिटी अमाउंट से, कर्जे के अमाउंट से, तब उस लायबिलिटी को हम सिक्योर्ड लायबिलिटी बोलेंगे। कर्जा लिया 5 लाख का, तो गोडाउन लगाया 8 लाख का गिरवी, तो बताओ क्या हुआ? सिक्योर्ड। समझा? क्लियर आपको? अब बिजनेस में थर्ड पार्ट आती है लायबिलिटी, वो आती है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड लायबिलिटी को थर्ड पार्टी लायबिलिटी बोलते हैं। और बिजनेस में सबसे ज्यादा लायबिलिटी यही होती है। पूछो क्यों? क्योंकि बिजनेस इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। बिजनेस इज बेस्ड ऑन, बिजनेस में गिरवी विरवी रखना नहीं होता, वो ट्रस्ट पे चलता है व्यापार। मार्केट में आप देखो, जो पैसा उठाते हो मार्केट से, उसके लिए तुम कोई गिरवी रखते हो क्या? एसेट्स नहीं, भरोसे पे काम चलता है। अब अनसिक्योर लायबिलिटी यानी क्या? सुनो, जब भी तुम्हारी दुकान अपने लिए कर्जा लेगा और उस कर्जे के लिए कोई एसेट गिरवी नहीं रखेगा, उस कर्जे को हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, आइदर थर्ड पार्टी लायबिलिटी। तो आज के बाद में अनसिक्योर्ड सिक्योर नहीं बोलूंगा, मैं फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी बोलूंगा। अब एग्जांपल दूं, ऐसा कौन सा है? आप देखो, दुकान में उधारी देनी पड़ती है और लेनी पड़ती। तो जो भी आप सप्लायर से उधारी ले रहे हो और साल भर तक के पेमेंट नहीं किया, अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होते तक पेमेंट नहीं किया, तो वो सारे जो सप्लायर है तुम कौन सी लिस्ट में लाओगे? अनसिक्योर्ड लायबिलिटी में लाओगे। क्योंकि जो सप्लायर से तुमने लोन उधारी में माल लिया है, वो भी तो एक प्रकार का कर्जा ही है। अरे क्रेडिट परचेस, हमने क्रेडिट परचेस की कितनी एंट्री किया देखो आपने, तो वो एक प्रकार से कर्जा हुआ ना। अब वो क्रेडिट जो परचेस किया हमने, उसके लिए हमने कोई एसेट रखी क्या? अनसिक्योर्ड। क्या हुआ वो? समझा अच्छे से याद से? तो बिजनेस के अंदर कितने टाइप की लायबिलिटी बोलो? फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी। याद रहेगा आपको आज के बाद? हाँ, अब इसकी मीनिंग लिख रहे हो कि लिखवा के देनी पड़ेगी? अच्छा, मैंने कहा कि तू लिखो, लिखो, नालायक हो। लिखिए, एनी अमाउंट ऑफ मनी, लिखो रे भाई, एनी अमाउंट ऑफ मनी और एनी अदर कमोडिटी, एनी अमाउंट ऑफ मनी और एनी कमोडिटी, कमोडिटी पेबल, पेबल, पेबल टू ओनर, टू ओनर है ना, पेबल टू ओनर, ओनर बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लिखो रे भाई, बाय बिजनेस organization at the end of the accounting period,
at the end of the accounting period is known as, बोलो क्या बोलेंगे, फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी। याद रहेगा? तो मालक का पैसा, बिजनेस के अंदर पहला कर्जा, याद रहेगा? इसलिए आप देखो, आपने कई बार कैपिटल की एंट्री जो की थी वो कर्जे P1 के तौर पे की होंगी, देना बाकी है, कि क्रेडिट में की होंगी आपने कैपिटल की एंट्री। देखो हो गया क्लियर? यहां तक समझा आपको? अब लिखो, नहीं नहीं नहीं, अब फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी में दो टर्म्स आते नए, लिखो कैपिटल और ड्राइंग, इसी के अंदर के पार्ट है वो। लिखो व्हाट इज कैपिटल, तो लिखो सब लोग बच्चे कवर हो रहे, कोई छूट रहा नहीं? सुनो, व्हाट इज कैपिटल, आज के बाद कैपिटल वर्ड क्या है? लिखो एनीथिंग 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 इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, एनीथिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर। अब एनीथिंग में सब आ गया, कैश, चीज, कोई भी आ गया, एनीथिंग इंट्रोड्यूस बाय ओनर। अच्छा, एनीथिंग को आप लिख सकते हो एसेट्स, आज के बाद एसेट बोलना, याद करो, पढ़ा था ना आपको मैंने, एनीथिंग और एसेट्स इंट्रोड्यूस बाय ओनर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, is known as capital, लिखा आपने? is known as capital लिखा आपने? अब नीचे लिखो नेक्स्ट थिंग, ड्राइंग। व्हाट इज ड्राइंग? लिखो ड्राइंग यानी वो ड्राइंग नहीं, अकाउंटिंग में ड्राइंग का मीनिंग अलग है। हाँ लिखो, चित्रकला कर रहा, तेरी गर्लफ्रेंड का नाम है कि चित्रकला? हाँ लिखो बेटा, रात को सपने में मंजोलिका आएंगी। हाँ अरे लिखो ना, लिखो। हाँ एनीथिंग एनीथिंग और एसेट्स देखा आपने? एसेट्स विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, विड्रॉ लिखा आपने? एनीथिंग और एसेट्स विड्रॉ बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओनर लिखा आपने? बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बाय बिजनेस, सॉरी एनी एक मिनट रुको, एनी थिंग और एसेट्स विड्रॉ बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अरे रुक रहे भाई, अभी और मेन बात है, मेन है, अरे रुको, मेन जो है उसको अलर्ट करना, फॉर पर्सनल यूज, और वो पर्सनल यूज को एक बार, दो बार, जितनी बार लकीरें खींच सकते हो खींचो, क्योंकि पर्सनल यूज ही यहां पे जान है इसके वर्ड की। हाँ, फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। तो ओनर के लिए दो ही टाइप के ट्रांजेक्शन बनाए, कैपिटल और ड्राइंग। ओनर जब कुछ भी लाएगा तो एक ही नाम है कैपिटल, ओनर जब कुछ भी निकालेगा दुकान से अपने निजी काम के लिए तो एक ही नाम है ड्राइंग। याद रहेगा आपको? तो आज से आपको ड्राइंग और कैपिटल के नाम की एंट्री करनी है, और वो एंट्री किसने बनाई? इंटाइटी कंसेप्ट ने बनाई, इंटरनल लायबिलिटी के बेसिस पर। समझा आपको? क्लियर? हाँ, अब वो कौन से रूल से करेंगे सब यहां पे दूंगा, रूल सब वो काम में आएंगे।
ये दो वर्ड पढ़ाने के लिए इतने दिन से मजमा किया हमने, ये पूरा कैपिटल और ड्राइंग सिर्फ वर्ड पढ़ाने के लिए। हाँ आगे, अब लिखो एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी सेकेंड पार्टी। अब व्हाट इज सेकेंड पार्टी लिखिए। अब एक मिनट बनाते बेटा, मेरे पास कोई बुक थोड़ी नहीं है, बनाने पड़ेंगे ना। हाँ चलो आपस में मिलके बनाते चलो। अब देखो सुनो सुनो क्या होगा, ए रुको रे भाई, सुनो। अरे रुको ना, वही तो कर रहे हैं। एनी अमाउंट, देखो सुनो सुनो ध्यान दो, ए रुको रे भाई। एनी अमाउंट ऑफ मनी और कमोडिटी, और कमोडिटी, एक मिनट, अरे रुको रे बाबा। when the liability, सुनो अब मैं फॉर्मल लैंग्वेज बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दो। देखो when the liability, देखो मत सुन लो पहले। when the liability liability is taken by business organization by mortgaging its assets by mortgaging its assets, and the value of the assets is more than the liability amount, that liability is known as second party or secure liability। चलेगा? लिखो, अब लिखो ना। when the liability, अब liability वर्ड क्या है ऊपर लिख के दिया है मैंने। हाँ, when the liability is taken from outsiders, है ना, from outsiders। आउटसाइडर वर्ड को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या? थोड़ा चीप दिख रहा है वर्ड, चलेगा, बट फिर भी और बताओ कोई वर्ड। फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टी लिखे, ब्रैकेट में लिखो एक्सटर्नल, अदर में नहीं आएगा, फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टी, बाहर वाला पार्टी। फ्रॉम आउटसाइड लिखा है यहाँ, तो एक्सटर्नल पार्टी लिखो ब्रैकेट में। फॉर्मल लैंग्वेज में एक्सटर्नल पार्टी लिखना, फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टी, यहाँ आउटसाइडर्स लिखा आपने, आउटसाइडर्स, ये रुक रे भाई। when the liability is taken from outsiders by, लिखो, by mortgaging की स्पेलिंग आती है MORTGAGING, ये टी जो है ना वो साइलेंट होता है, मॉर्गेजिंग बोलते इसको। मॉर्गेजिंग इट्स एसेट्स देखा आपने, एसेट्स की स्पेलिंग आती है? नहीं भाई, बहुत भारी लोग हैं, आपको नहीं पता। एसेट्स लिखा, मॉर्गेजिंग इट्स एसेट्स एंड द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, अरे एसेट का भाव ज्यादा होना चाहिए ना। एंड द वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज मोर देन its liability, more than the amount of liability in business organization
इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लिखा आपने, इज नोन एज सिक्योर्ड और सेकेंड पार्टी लायबिलिटी। अब तुम अपने दोस्तों से बात करोगे ना, सेकेंड पार्टी लायबिलिटी क्या होता है उसको नहीं पता है, उसको सिक्योर लायबिलिटी पता होगी। हाँ हाँ, नहीं तो तुमको डरा देंगे, अरे तुम्हारे साथ तो कुछ भी बढ़ा रहे, डरने का नहीं, ठीक है। हाँ, व्यापारी लोग ऐसे बात करते हैं, सेकेंड पार्टी थर्ड पार्टी। आप बिजनेस में बहुत बार सुनोगे ये वर्ड। अब आगे आओ, हो गया बस, है ना। अब लिखो थर्ड पार्टी लायबिलिटी। अब थर्ड पार्टी लायबिलिटी किस लिए बनाएंगे बताओ। when the liability is taken लिखो मत, मैंने बनाता ना। when the liability is taken, हाँ, from outsider without mortgaging its assets, without mortgaging its, वेरी गुड, लिखो लिखो, वाओ, लिखो बेटा, ब्रिलियंट बच्चे हो, लिखो। ओके, प्लीज लिखो। when the liability is taken from outsider, when the liability is taken from outsider, when the liability is taken from outsiders, और ब्रैकेट में लिखो फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टी, लिखा, विदाउट मॉर्गेजिंग इट्स एसेट्स, विदाउट मॉर्गेजिंग इट्स एसेट्स, है ना। नहीं चलता है, लिखना है क्या, वो जरूरी नहीं है, लिखा आपने विदाउट मॉर्गेजिंग इट्स एसेट्स बस, इज नोन एज अनसिक्योर्ड और थर्ड पार्टी लायबिलिटी, बस इतना लिखो। और बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा होता है, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। अच्छा एक और बात सुनो, मेरी बात सुनो, समझो। फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी जो है ना, वो सिर्फ इनिशियल स्टेज पे लगती है। मैं फिर बोलता हूं, सुनो, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, उसको जिंदगी भर याद रखना। फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी सिर्फ इनिशियल स्टेज पे लगती है बस, उसके बाद बिजनेस खुद को खुद पालता है, और ना तो खुद को पालता है, मालक को भी पालता है। और जो दुकान फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी बार बार मांग रही है, क्या मांग रही है, बंद कर देना। क्या करोगे, क्योंकि लायबिलिटी ओनर जो इन्वेस्ट करता है वो इनिशियल स्टेज में ही करता है जनरली, बस फिर वो खुद को डेवलपमेंट के लिए खुद वो नया प्रॉफिट, नया कैपिटल जनरेट करती है। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर। एग्जाम्पल को, अभी मैंने वननेस कॉमर्स क्लास के अंदर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, आए सुनो ना भाई, तो 1 करोड़ रुपए की मेरी कैपिटल है, क्या ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं मालक हूं। तो बताओ, अब मेरा वननेस कॉमर्स क्लास बोलता है और चाहिए, मैं बोलता हूँ चल बंद हो, नहीं चाहिए ऐसा दुकान। आप समझ रहे मेरी बात को। अब वो खुद को भाई खुद पालना, मैं लगा दिया ना एक करोड़ रुपए। तो इन शॉर्ट जनरल तौर पे देखा गया है, चाहे दुकान छोटी हो चाहे बड़ी हो, इंटरनल लायबिलिटी जो होती है ना, वो सिर्फ इनिशियल स्टेज पे ही लगाई जाती है। बार बार तुम्हारी दुकान मांग सकता, हाँ, बाहर का कर्जा चलते रहेगा, वो आएगा जाएगा, क्योंकि सप्लायर से उधारी में तो माल लेना ही पड़ता वैसे भी। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है ना, अनसिक्योर सबसे ज्यादा होती है। पूछो क्यों, क्योंकि जब आप अपने सप्लायर से माल ले रहे हो उधारी में, तो वो भी एक प्रकार का कर्जा हो गया ना। अरे कर्जा हो गया ना, वो भी उधारी, वो तो कर्जा, क्या हुआ वो, तो वो कर्जा कौन सा हुआ, अनसिक्योर। क्योंकि जब हम अपने सप्लायर से माल लेते हैं ना बेटा, तो उसके लिए हमको कोई सप्लायर एसेट गिरवी रखने को नहीं बोलता है। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर, अच्छे से याद रहेगा आज के बाद। हाँ, अब मैं
आज इंटरनल लायबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस बना के दे रहा हूं, लिखो, और उसको हम अगर टाइम ला तो आज ही एंट्री में लगेंगे, नहीं तो फिर अगले सेशन में हम उसको एंट्री में लगा देंगे। लिखिए, क्वेश्चन बनाएंगे अभी। अभी आज से हम दो टर्म्स नए एंट्री में डालेंगे, कैपिटल और ड्राइंग। और अब तुम इंटाइटी कंसेप्ट सीखने के बाद, अब इंटाइटी कंसेप्ट खत्म हो गया यहां पे। अब मैं फिर बोल दूं एक लास्ट बार, इंटाइटी कंसेप्ट बोलता है अकाउंटिंग करते समय ये अज्यूम करो, सुनो, दुकान अलग है और मालक अलग है, और इसलिए मालक जब दुकान के अंदर कुछ भी लाएगा तो बिजनेस के लिए, दुकान के लिए वो पहला कर्जा बन जाएगा, फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि दुकान का काम है कि दुकान जिस तरीके से बाहर वालों को वापस देगा तो वो मालक को भी अपना उसका इन्वेस्टमेंट वापस करे, क्योंकि अकाउंटिंग समय हमने अज्यूम किया है मालक अलग और दुकान। समझा? क्लियर? अच्छे से 3 दिन लगे एक कंसेप्ट को, तो अब आज के बाद जिंदगी भर नहीं भूलना बेटा, याद रखना ये। बता रहा क्लियर में, मैं लाइफ में एक चीज एक ही बार सिखाता, लेकिन फुल शिद्दत से। हाँ, इसके बाद मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता कि मुझे वो रिटर्न चाहिए। लिखिए क्वेश्चन, दुकान खोल रहे आज, और आज से जितनी भी दुकान खुलेगी वो नई दुकान खुलेगी, नई दुकान, न्यू दुकान। पूछो क्यों? अभी तक हमने अकाउंटिंग की चालू दुकानों की, अब न्यू दुकान खुलेगी। पूछो क्यों? क्योंकि ओनर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में ही करता है, बस याद रहेगा। लिखो फिर, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन journalize the following transaction of Messrs नाम बोल, कुणाल जनरल स्टोर्स, धीरज, वो धीरज। देखो दो ही आवाज आती थी यार, दयाल क्या धीरज की। अल बोल, बर्थडे मन बोल। फर्स्ट सितंबर 2023 नहीं 22, 1 सितंबर 2022 को दुकान न्यू शुरू कर रहे हैं आज। तो अभी पहला एंट्री जो है वो इन्वेस्टमेंट का आएगा। अब वो कैसी होती है एंट्री वो मत सोचो, वो मैं कराऊंगा अभी, ठीक है? पहले तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना पीछे के पूरे। हाँ, मिस्टर कुणाल इंट्रोड्यूस्ड कैश रुपीस 5 लाख, 1 2 3 4 5 5 लाख इन बिजनेस। अब ये ट्रांजेक्शन नया है, ठीक है? ये एंटाइटी कंसेप्ट का हम इन शॉर्ट यूज करेंगे अभी हम। यहां तक क्लियर है? अब लिखिए 2 सितंबर। अब 5 लाख रुपए दुकान में लाए, लेकिन कुणाल को लगा अरे बाबा दुकान में आजकल चोरियां चकारियां बहुत हो रही। नहीं, रुको इधर सुनो, वो तो लगाएंगे हम। फिलहाल ये 5 लाख रुपए में से 50,000 रखो गले में, बाकी पूरा बैंक में डालो। तो हम आज नया ट्रांजेक्शन सीख रहे हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। लिखो, अब दुकान में पैसे कितने आए? अबे 5 लाख आए ना, 5 लाख में से 4 लाख बैंक में रखते, 1 लाख रखे इधर। फिलहाल खरीदी करनी है ना, खरीदी। अभी दुकान नया है, शुरू हो रहा है अभी, तो पहले खरीदी करने के लिए पैसे लगता ना, तो 1 लाख कैश रख रहे, 4 लाख रुपए फिलहाल बैंक में रख रहे। तो बैंक में रखने का जो क्वेश्चन बनता है वो आएगा कैश डिपॉजिटेड इन बैंक।
यानी बैंक में खाता खोल के उसने रख दिया, कितना रखूं, 4 लाख, याद रहेगा। हाँ, अब क्या हुआ, 3 सितंबर को अब हम करेंगे खरीदी। अब बताओ हमारे हाथ में नोटा कितनी, 1 लाख रुपए ना। अब 1 लाख रुपए की पहले हम दुकान बनाने के लिए खरीदी करेंगे। अरे पहले दुकान में माल भरेंगे फिर बेचेंगे ना, तो अभी वो परचेसिंग चालू है, कभी नकदी कभी उधारी। हाँ देखो, कैश परचेस। अब कैश परचेस का मतलब पता है ना बच्चा लोग, जनरली नई दुकान होती है ना, न्यू दुकान, न्यू फॉर्म, वो न्यू फॉर्म कैश में परचेस करती ज्यादा है। पूछो क्यों, उधारी के लिए एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, और नई दुकान है तो कोई उधारी पे खड़ा करता, समझा आपको क्लियर। इसलिए मार्केट में ट्रस्ट बनाओगे, इमेज बनाओगे, गुडविल बनाओगे, तो कोई भी उधारी में माल देने को रेडी हो जाएगा। बराबर कि नहीं नील, तो आज बहुत मस्तियां कर रहा वाला। लिखो, कैश परचेस, नहीं 1 लाख नहीं ना, रुको ना, सब दे देंगे उसको, तो हम कर रखेंगे कुछ तो, 40,000 रुपए। बाकी कितने पड़े हैं, 60। चलो अब क्या हुआ, अब अब हुआ इस तरीके से, कुणाल को फोन आई, किसकी तो भी आई पता नहीं, और बोली, और बोला है कि बोली पता नहीं, कैफे में बैठी हूं आओ जल्दी। तब कुणाल ने क्या किया, दुकान के गल्ले से 1,000 रुपए निकाले, 1,000 रुपए, 2 500 की नोटा निकाली गल्ले से, जो 60 पड़े थे, और अपने जेब में रख के गया। अब ये एक्टिविटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ना, तो इसको अपन बोलेंगे कैश विड्रॉ। कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, ओके, कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, मन में तो लड्डू फूटे। बिजनेस, कुणाल पापा को बोलना पड़ता आज, 1,000 रुपए ऐसे गवा रहा तू। हाँ, कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर, बेटा सबकी बारी आएंगी, आज कुणाल हलाल हो रहा, तुम भी हलाल होंगे कल। पर्सनल यूज रुपीस कितना चलेगा, अब पैर बोलो, यूज बोलो, ठीक है क्लियर। अब लिखो नेक्स्ट, 5 सितंबर 2022। अब 2 मिनट यहां पे ध्यान दो, बेला ट्रांजेक्शन है, समझो उस चीज को, परफॉर्म करना है अपने को अगले सेशन में फिर। हाँ, अब हमने उधारी में माल परचेस किया, उधारी में, अब तो दुकान में नोटा कितनी रह गई, 59 याद है। अब तुम अभी याद कर रहे हो ये, लेकिन तुम जब लेजर अकाउंट बनाओगे ना, तुमको याद करने की जरूरत नहीं, वो बैलेंस तुम्हें खुद ही दिखा देगा। आपको समझा क्लियर, यानी हर अकाउंटिंग जो स्टेप है ना, वो अपना कुछ ना कुछ काम कर रही, ये समझो उस चीज को। जर्नल एंट्री सब रिकॉर्ड करती है, लेजर में आपको मालूम पड़ जाता कितनी नोटा बाकी है गले में, बिना चेक किए। लिखो अभी नेक्स्ट। हाँ, अब क्या होगा, हाँ, अब कुणाल ने अमानत के तौर पे, उसका पड़ोसी था, दोस्त, कौन है तेरा, ये वापस नहीं देगा, देखो बदल लिया, देखो भरोसा नहीं किया उस पे, कौन है, दयाल, दयाल आया, अरे रुक, एक मिनट, हो गया। दयाल को किसी को देना था पैसे, उस पर पैसे कम हो रहे थे, तो वो आया, पड़ोसी था वो, दुकान ऐसे मिली, ये चुपकी हुई, पड़ोसी का धर्म निभाना है, तो दयाल दयाल को बोला
दयाल ने बोला इसको कुणाल को कि कुणाल फिलहाल 5,000 रुपए दे तो तेरे को 2 दिन में देता हूं। तो 5,000 रुपए अब अपन उसको दे रहे लोन के तौर पे, अमानत के तौर पे। हाँ तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, कल एक्शन करेंगे। कैश पेड टू दयाल, क्या बनेगा क्वेश्चन इसका? कैश पेड टू दयाल ₹5,000 है ना, एज लोन, एज लोन। अब ये लोन लायबिलिटी है क्या? नो, ये लोन दिया है, लिया नहीं है हमने। हाँ जो लिया है, जो देना बाकी है वो लायबिलिटी, याद रहेगा तुमको। तो ये लायबिलिटी नहीं है, ये दुकान की कुछ अलग है, वो आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल नहीं। जिसको अगर देना बाकी है तो कर्जा, ये तो लेना बाकी है ना उल्टा हमको, तो ये कर्जा नहीं हुआ। हाँ कर्जा हुआ नहीं तो काय का अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड। अरे आ रहा समझ में, समझो इस चीज को थोड़ा। 6 सितंबर को अब क्या हुआ? 6 सितंबर को छुट्टी, का है की छुट्टी? तेरा बर्थडे था क्या? लिखो, अब क्या हुआ? 6 सितंबर, तेरा बर्थडे कब था रे? जान दो, 11 करो रे। अब 11 तारीख को, 11 तारीख को, अरे बस ना भाई, 5 दिन, अभी दुकान बंद रहा है, अभी हम तैयारी कर रहे हैं दुकान बनाने की, ओपनिंग शुरू नहीं हुई अब तक, समझा कुछ तुमको? हाँ अभी फिलहाल वो माल भरना ये वो चालू रहता ना, वो है अभी। ध्यान दो, अब 11 तारीख को कुणाल के पास दोस्त लोग आ खड़े हो गए, पार्टी लगती, बर्थडे था ना, तब दुकान फिर से नालायक ने दुकान से निकाले पैसे और फिर पार्टी करेंगे। क्या करेंगे? तो फिर एक क्वेश्चन बनेगा, यहां पे लिखो, कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अरे उसका पर्सनल यूज क्यों लिखे अपन, उससे मतलब ही नहीं बनता हमारा। अरे पार्टी देना इट्स ए पर्सनल अफेयर ऑफ द ओनर, वो रिकॉर्ड नहीं करना है अपने को। आ रहा को समझ में? ओनर का पर्सनल अफेयर रिकॉर्ड तो हम पूछे ही क्यों? बस इतना लिखना है कि मालक निकाल रहा पैसे, कितना निकाला रे, कितना लगता? 15,000 रुपए। हाँ 15,000 की तो हम पार्टियां नहीं करते। हाँ 15,000 बोलता तो अभी मेरे को, तेरे पापा को भी फोन करता था मैं सीधा। 2,000 रुपये कम नहीं हो गए? बस 3 करो। चलो अब ये ट्रांजेक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन नेक्स्ट सेशन। ओके क्लियर? यहां पे मैं एक्शन करूंगा और वही डेबिट के लिए 4 बार सोचना है, 4 बार। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।